dear friends, welcome back to Indian Entertainment. So today we're going to talk about India's economy. हाल ही के एक इंटरव्यू में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया है। सभी को पता है कि पेंडेमिक की वजह से सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड ने सफर किया है और अफेक्ट भी हुआ है। इसके बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी रैपिडली ग्रो हुई है और सभी को ये पता था और प्रेडिक्शंस भी यही कह रहे थे कि जिस हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रो हो रही थी उस हिसाब से इंडिया बहुत जल्द डबल डिजिट हिट करने वाला था जीडीपी में। लेकिन आपको पता है ना, हर नेबरहुड में एक घूसट लोग होते हैं जिनसे दूसरों की उन्नति सहन नहीं होती और वो दूसरों के कामों में उंगली करते हैं। और हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक नेबर बिल्कुल हमारे पास ही है। सीधे तरीके से तो इंडिया की ग्रोथ रोक नहीं सकता था, इसलिए कोरोना जैसा प्रॉक्सी यूज किया। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कोई किसी की ग्रोथ में अड़चने ला सकता है लेकिन उसको रोक नहीं सकता है और ये बात इंडिया ने प्रूव किया है। इंडिया की इकोनॉमी काफी रैपिडली ग्रो हुई है और इसने काफी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और आने वाले दिनों में इसकी जीडीपी डबल होने वाली है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या बताया है। हमें अपनी राय दे, इंडियन इकोनॉमी अभी कहाँ है? हम अच्छा कर रहे हैं और रिकवरी सस्टेनेबल लगती है और मुझे आईएमएफ की अनाउंसमेंट करते हुए खुशी हुई। हालांकि निश्चित रूप से उन्होंने इसे 21 अक्टूबर में हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ से नीचे लाया था। अब उन्होंने हमें 8.2% पर आका है at 8.2%, which I think जो मुझे लगता है कि अभी भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नंबर है। तो मुझे ये आंकड़ा देखकर खुशी हुई जब मैं यहाँ आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि कोविड पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट द्वारा दिया गया सपोर्ट बहुत फोकस्ड टारगेटेड सपोर्ट है। very focused targeted support और ये इंश्योर करना कि ये सेक्टर्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इन्हें एमएसएमईएस की तरह प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हमने उनके लिए भी बहुत सी सपोर्ट स्कीम्स की थी। जब हमने गरीब से गरीब व्यक्ति को फ्री फूड, फ्री कुकिंग गैस देकर उनकी देखभाल की और ये फ्री फूड ग्रेन स्कीम इस साल सितंबर तक जारी है। तब भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ग्रोथ की क्षमता को अपने चरम पर रखा जाए। हमने इन्हें नहीं भूला जो जरूरतमंद है, जो कमजोर हैं, जिन्हें हर तरह के सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक है। एफडीआई फ्लो अब तक स्वस्थ रहा है, यहाँ तक कि यूएस फेड द्वारा वेरियस रेट की अनाउंसमेंट करने के बाद भी, या टाइटनिंग जो वो करने जा रहे हैं, or the tightening that they're going to be doing. मुझे लगता है कि भारतीय क्षमता और चाइना के संदर्भ में भी, साथ ही हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्टिविटी से जुड़े इंसेंटिव्स देने के साथ हम उम्मीद करते हैं कि एफडीआई फ्लो भी पॉसिबल प्रोमिसेस के साथ गति बनाए रखेगा। Also keep pace with the promises and therefore इसलिए मुझे लगता है कि हम फेयरली, मैं कहूँगी कि हम सेफ स्वीट स्पॉट पर हैं। मैं आज के कंसिडरेशंस को देखते हुए उस एक्सप्रेशन का यूज नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम काफी कंफर्टेबल हैं। वह तो ग्रोथ अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, कांग्रेचुलेशन इस बात पर। एट द सेम टाइम मान लीजिए जैसे मार्च में यूनाइटेड स्टेट में आपके पास इन्फ्लेशन 7% से कम है, जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, और आपके पास एक सेंट्रल बैंक है जो कह रहा है कि रेट्स बढ़ने वाले हैं। हमारे पास यूनाइटेड स्टेट में सो कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग का ये इशू है। अगर इनफैक्ट वे रेट पर रेट्स बढ़ाते हैं, वे बात कर रहे हैं, आई थिंक कि ये 290-275 बेसिस पॉइंट्स था इस वर्ष तक। ये आपकी इकोनॉमी के लिए क्या करेगा? इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन में जरा सा भी वृद्धि एक कॉमन इंसान को हर्ट करती है और मैं इस फैक्ट से काफी हद तक डन हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी हमारे इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल्स 4% प्लस और -2 है। इसलिए हमने पिछले कुछ महीनों से 6% की अपर लिमिट का उल्लंघन किया और प्योरली हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड रीजंस, जैसे कच्चे ऑयल की कीमत, जैसे एडिबल ऑयल की कीमतें एंड सो ऑन। लेकिन हमारा क्रॉप साइकिल स्वस्थ है और इसलिए खराब होने वाले सामान और अन्य चीजें जो नॉर्मली बास्केट में जुड़ जाती है। हालांकि मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन लोगों की देखभाल के लिए इनफ सब्सिडी दूं जो आवश्यक वस्तुओं के हाई प्राइसेस से हर्ट हुए हैं। लेकिन अगर मैं वेस्ट से, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट से खुद को कंपेयर करूं जो 4 डिकेड से हायर नंबर है, और जर्मनी इसमें भी लगभग 3 डिकेड से हायर नंबर देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी परचेसिंग प्राइस लगभग 31 है। प्राइस फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर्स इज अबाउट 31%। इसलिए सभी की तुलना में ये इन्फ्लेशन मैनेजेबल उतार चढ़ाव के भीतर है।
लेकिन मैनेजेबल है। और मुझे लगता है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसी कॉमन व्यक्ति को तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि भारत में इन्फ्लेशन में जो चीज जुड़ती है वो है कच्चे ऑयल की कीमतें, नेचुरल गैस की कीमतें, जिसमें से एक हाई और 2 नेचुरल गैस भी है, जो हमने सोचा था कि हमारे लिए ट्रांजिशनल गैस थी। हमारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए क्लाइमेट से आगे बढ़ना एक चिंता का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ होगी, जो इंडिया का रिजर्व बैंक है। हम इसे मैनेज करने में सक्षम होंगे। ऑयल और नेचुरल गैस के सिचुएशन में निश्चित रूप से कोई मदद नहीं मिली है, और ये परिणाम है यूक्रेन में चल रहे युद्ध का। और मुझे पता है कि आपने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन कभी स्ट्रांग नहीं हुए हैं। मेरा मानना है कि आपने उसी समय कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स वास्तव में इंडिया की हेल्प करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है रशिया पर दबाव बनाने में। हमने आज दलीप सिंह के साथ बात की थी, वो व्हाइट हाउस डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। भारत की मदद के लिए यूनाइटेड स्टेट्स क्या करना चाहता है, ये इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हम भारत को रशियन एनर्जी सोर्सेज से दूर डाइवर्सिटी लाने में मदद करना चाहते हैं। कच्चे ऑयल के मामले में भारत रशिया से जितनी मात्रा में इंपोर्ट करता है वो टोटल 1 से 2% का एक बहुत छोटा परसेंटेज है, जैसा कि हम यूरोप के साथ कर रहे हैं। हम भारत के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं और एक दोस्त और एक पार्टनर बनना चाहते हैं। तो मैडम मिनिस्टर, यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर सकता है इंडिया के लिए इजी बनाने के लिए, ताकि वो इस युद्ध को रोकने के लिए रशिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश में यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो अलाइज का सपोर्ट करे? वेल, पहली बात, मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं, और मैं मिस्टर दलीप सिंह के इस स्टेटमेंट का वेलकम करती हूँ कि वे भारत के साथ खड़े रहेंगे, भारत देश की मदद करेंगे। मुझे लगता है कि एक फैक्टर कुछ ऐसा है जो किसी से भी परे है, और वो है हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन। हमारे पास एक नॉर्थर्न बॉर्डर है जहाँ पेंडेमिक के बावजूद वहाँ युद्ध हुआ है। Political location. We have a northern border where we have had a war. हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर बार बार घुसपैठ भी होती है। We've had a western border where we have also frequent incursions. इसलिए भारत की सिचुएशन इन फैक्टर्स को ध्यान में रखे बिना नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहूंगी कि इसे भी ध्यान में रखा जाए जब यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज में से कोई भी भारत की जियोपॉलिटिकल पोजीशन को देख रहे हैं। Democracies are looking at India. India's position, भारत की जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी कुछ ऐसी है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, और हम निश्चित रूप से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्री और इन लिबरल डेमोक्रेसीज में से बहुतों के फ्रेंड बनना चाहते हैं, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। हमारे इंटरेस्ट हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो पहला कमेंट है आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने लिखा है, मैं दूसरों के बनाए कंट्रीज में जाने के बजाय इंडिया के ग्रोथ का पार्ट होना चाहूंगा। समय के साथ मैं रिटायर हो जाऊंगा और डेवलप्ड इंडिया में रहूंगा। ये एक गर्व की बात होगी। जी बिल्कुल, ये एक गर्व की ही बात होगी। ऐसा थॉट रखना ही अपने आप में एक गर्व की बात है। अगर सारे इंडियन मिलकर ऐसा सोचे तो सोचिए ये एक कंट्री के लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन अच्छे अच्छे टैलेंट्स अपने ही कंट्री में रहे तो ना। आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है, वहीं जॉब करना है और शो ऑफ करना है। फिर यूएसएस स्पिरिट ने लिखा है, अगर यूएस सच में चाहता है कि इंडिया अपने वेपन्स और एनर्जी परचेज में डाइवर्सिटी लाए, तो वो वेपन्स और टेक को फ्रेंडली प्राइसेस में हमें क्यों नहीं देते, जैसा वो इजराइल या अपने फेवरेट भाड़े के लड़के पाकिस्तान को देते हैं? नहीं, ये भला ऐसा थोड़ी करेंगे। ये बस ज्ञान देंगे। आप सीरिया, सूडान, ईरान, वेनेजुएला और अब रशिया भी, इन सब कंट्री से ऑयल मत खरीदो, इनसे ट्रेड मत करो। आज अगर जो चीजें रशिया पर बीत रही है वो यूएस पर बीतती तो क्या वो यही ज्ञान देते? और जो उनके साथ बुरा करता तो क्या वो उन्हें छोड़ देते? नेक्स्ट कमेंट है सैशी ट्रुथ। इन्होंने लिखा है, इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह है। इसमें काफी सारे सुधार आए हैं। रिसेंट टैक्स कलेक्शन बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ब्लॉकबस्टर थे और ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का इंडिकेशन है। फिर एडी ने लिखा है, मैं एक एनआरआई होने के नाते फॉरेन कंट्री में अपनी प्रेजेंस पर सवाल उठाता हूँ। जब इंडिया में मेरे इन्वेस्टमेंट्स के डिजिट डबल हो रहे हैं, हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। लकीली आई स्टिल हैव माय इंडियन सिटीजनशिप। इन जन आपको अभी याद आ रहा है कि इनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। आज इंडिया इतनी रैपिडली ग्रो कर रहा है तो जाकर इन्हें दिख रहा है। और वैसे जैसे इन्होंने कहा द टेबल्स हैव टर्न्ड, तो बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने। पहले तो सब अंडर एस्टिमेट करते थे इंडिया को, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि इंडिया कितना फास्ट रिकवर कर रहा है तो सभी सडनली इंडिया में इंटरेस्टेड होने लगे।
इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए सिर्फ 75 इयर्स ही हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में इंडिया ने काफी कुछ हासिल कर लिया। फिर नेक्स्ट कमेंट है साजू कुमार। इन्होंने लिखा है, रशिया के मामले में हमारी पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। फिर शुभम शर्मा ने लिखा है, इन्फ्लेशन के मामले में इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड और वॉर के बावजूद, और इसी वजह से इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चंद्रशेखर एस ने लिखा है, इस डिजास्टरस सिचुएशन में जब पूरी दुनिया पेंडेमिक और वॉर की वजह से सफर कर रही थी, इंडिया ने क्राइसिस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। हमारी सिचुएशन श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल से भी बुरी हो जाती अगर कांग्रेस या यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पावर में होते तो। हमारे करंट लीडर का मैं आभारी हूँ जो इकोनॉमी और नेशन को सेफ रखने के लिए इतने एफर्ट्स दे रहे हैं। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो। लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज की सिचुएशन थी जहाँ दवा, खाना, हर चीज से लोग मर रहे थे क्योंकि उन्हें वो मिल नहीं रही थी, वैसी नौबत नहीं आई। इनफैक्ट इंडिया ने दूसरे कंट्रीज की हेल्प की फूड, मेडिसिन और वैक्सीन से। तो फिर नेक्स्ट कमेंट है दी ब्रूज टोज। इन्होंने लिखा है, आई वॉज अबाउट टू लीव द कंट्री, लेकिन अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बेट करना चाहता हूँ और यहाँ ग्रो करना चाहता हूँ। फिर मैथोलॉजी मेड साइंस ने लिखा है, वंडरफुल आंसर्स मैडम, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न लीडर्स से काफी बेहतर है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।